जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। मैं इंजीनियर अजय गुप्ता आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं घटना चक्र के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आशा करता हूं आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं सेशन को। जैसा कि आपको पहले से पता है, यू ऑल नो दैट कि हमने लास्ट सेशन में वोकैब के एक सेक्शन को स्टार्ट लिया था एंड उसका नाम था फ्रेजल वर्ब। आई थिंक फ्रेजल वर्ब उस दिन बात समझ में आ गई होगी कि फ्रेजल वर्ब क्या होता है, कैसे काम करता है। क्योंकि फ्रेजल वर्ब को समझना बहुत ज़रूरी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज फ्रेजल वर्ब एक ऐसा सेक्शन है वोकैब का, वर्ड पावर का, जो बहुत मैटर करता है आपके एग्जाम्स में। आपका क्लोज टेस्ट है, आपका फिलर्स हैं, आपके इम्प्रूवमेंट्स हैं, आपके बहुत मैटर करते हैं। इवन कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग्स के अंदर बहुत यूज़ होते हैं वो। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज टफ कब होती है, तो एक सवाल आता है, तो उसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि कोई भी लैंग्वेज टफ तब होती है जब उसकी ग्रामर भी बहुत टफ लिखी जाए और उसके जो शब्द हों, वोकैब हों, वो भी बहुत टफ लिखे जाएँ। मतलब ईज़ी वर्ड, भाई हम सूरज को सूरज ना बोल के हम दिवाकर बोल दिए। अब दिवाकर हर आदमी नहीं समझता। आप किसी से कहिए अपने घर में कि मम्मी मम्मी उठो, दिवाकर आ गया। अब मम्मी सोचेंगे दिवाकर कोई आदमी है, क्योंकि दिवाकर से कनेक्टिविटी आपकी सन की नहीं है, लेकिन सूर्य से कनेक्टिविटी सन की है। जबकि दिवाकर सूर्य का सिनोनिम्स है। तो वैसे ही भैया कि जो भी नॉर्मल शब्द होते हैं वो आम बोलचाल की भाषा में यूज़ होते हैं, लेकिन जो थोड़ा एडवांस वर्ड होते हैं वो आम बोलचाल की भाषा में नहीं होते हैं। ठीक है, आइए बात को हम लोग स्टार्ट लेते हैं। लास्ट टर्न पे हमने एक सवाल दिया था करने के लिए, आपने उसका आंसर नहीं किया। मैं उसका आंसर कर देता हूँ। मैं फिर से सवाल लिखता हूँ कि आफ्टर फाइंडिंग हिम इन अ लॉक्ड हाउस, in a locked house, the police called space its सर्च ऑपरेशन। ये है, हमें ऑप्शन में इन भी है, हमारे पास ऑप्शन में ऑफ भी है, हमारे पास ऑप्शन में इनटू भी है, हमारे पास एट भी है, हमारे पास ऑन भी है, हमारे पास अपॉन भी। तमाम प्रेपोजिशंस आप यूज कर सकते थे। नो डाउट अगर आप जाने की बात करेंगे डियर, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कॉल के साथ तो इन भी जा सकता है, ऑफ भी जा सकता है, इनटू भी जा सकता है, एट भी, ऑन भी और अपॉन भी। लेकिन आपको ये समझना है कि कॉल के साथ जाने को सब चले जाएंगे, लेकिन क्या सब जाने के लायक हो पाएगा? नहीं, जाएगा वही जो सेंटेंस के अंदर मीनिंग को फुलफिल कर रहा हो, जो उस सेंटेंस के अंदर मीनिंग को फुलफिल कर रहा हो। अगर मीनिंग फुलफिल नहीं हो पा रही है तो फिर वो कर भी नहीं पाएगा। तो हमको पहले मीनिंग को फुलफिल करना है। तो अगर आप ध्यान से देखें, तो अगर जिस आदमी को पुलिस तलाश कर रही थी, किस आदमी को? इस आदमी को। इसको पा कहाँ गए ये लोग? लॉक्ड हाउस में, किसी बंद घर में। किसी बंद घर में जब इन लोगों ने इनको पा लिया, पुलिस को, अब आदमी को, जब पुलिस जिसकी तलाश कर रही है वो आदमी मिल ही गया, तो आप बताइए क्या पुलिस सर्च ऑपरेशन अभी भी कंटिन्यू करेगी या डिसकंटिन्यू करेगी? आप कहेंगे सर डिसकंटिन्यू करेगी। क्यों करेगी डिसकंटिन्यू? क्योंकि जब जिस आदमी की तलाश थी पुलिस को मिल गया, तो अब क्यों ऑपरेशन को कंटिन्यू करेंगे? इसका मतलब आप ऑपरेशन को कैंसिल कर दिया जाएगा। द पुलिस कॉल्ड, ऑपरेशन को खत्म कर दिया गया अब, क्योंकि वो आदमी मिल गया। जब खत्म कर दिया गया तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑफ। कॉल इन मतलब होता है टू कॉल फॉर समवन टू हेल्प ना, फॉर हेल्प। कॉल इन टू किसी के ऊपर सवाल खड़े करना। कॉल एट गो एंड विजिट अ प्लेस, कॉल ऑन विजिट अ पर्सन, कॉल अपॉन टू अपील। ये था। ये सारी बातें लास्ट टर्न पे हो भी रखी थी। आशा करता हूँ कि बात समझ में आ गया होगा। चलिए आज हम लोग कुछ नई फ्रेजल वर्ब पढ़ते हैं। आइए आज के सेशन में हम क्या सीखने वाले हैं वो समझते हैं। एक फ्रेज होती है बेटा, अगेन हम फ्रेजल वर्ब डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ। आज हम पढ़ेंगे
ब्रेक की फ्रेजल वर्ब, ब्रेक अप, ब्रेक आउट, ब्रेक इनटू, ब्रेक डाउन, ब्रेक थ्रू, ये कुछ ब्रेक के अपने फ्रेजेस हैं जिन्हें हमें समझना है कि अगर ये फ्रेज हमारे सामने आए तो हम इनको कैसे डील करेंगे। तो पहले तो ये हमको इनके बारे में पता हो कि इनकी मीनिंग क्या है, पहला ये पता हो। दूसरा ये पता हो कि इनको सेंटेंस में यूज़ कैसे करते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली उसके यूसेज के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। अगर आपको यूसेज नहीं पता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है जानना। आइए एक एक शब्द को पहले मीनिंग में समझते हैं, फिर उसका यूज़ देखेंगे सेंटेंस में, राइट। पहला वर्ड है ब्रेक अप। अच्छा, मैंने आपको बताया था बेटा कि जो फ्रेजल वर्ब होती है, हम जब कभी किसी वर्ब के अंदर अगर हम किसी प्रेपोजिशन को जोड़ेंगे तो भी बनेगा फ्रेजल वर्ब। लेकिन ध्यान रखना, वर्ब के साथ प्रेपोजिशन जोड़ने पर दो चीज बनती है, एक फ्रेजल वर्ब भी बन सकती है, एक प्रीपोजिशनल वर्ब भी बन सकती है। यस या नो? अंतर क्या है? अंतर ये है कि अगर इस प्रेपोजिशन को ऐड ऑन करने के बाद मीनिंग परिवर्तित हो गई, चेंज हो गई, तो वो फ्रेजल वर्ब बन जाती है। लेकिन अगर मीनिंग चेंज नहीं हुई तो उसका नाम प्रीपोजिशनल वर्ब होता है, ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहा वर्ब के साथ हम किसी एडवर्ब को ऐड ऑन करेंगे तो भी वो फ्रेजल वर्ब बनेगा, क्योंकि उसकी मीनिंग बदल जाती है। अब यहाँ प्रीपोजिशनल वर्ब तो आएगी नहीं, ठीक है, क्योंकि प्रीपोजिशन जोड़ने पे आता है। अगर हम वर्ब के साथ प्रीपोजिशन प्लस एडवर्ब के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करेंगे तो भी वो फ्रेजल वर्ब बनेगा। ये बातें पिछले लेक्चर की थी, बता इसलिए दिया। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि थोड़े शरारती किस्म के होते हैं, मतलब उनको लगता है कि सर हम तैयारी को हम अपने हिसाब से करेंगे। अपने हिसाब से कहने का मतलब कि उनको लगता है कि सर हम चाहते हैं कि हम जिस वीडियो को जब चाहेंगे तब देख लेंगे। नहीं, अगर आप जिस वीडियो के सीक्वेंस में नहीं देखेंगे वीडियोस को, तो फिर आप क्या होगा, कभी भी कोई भी वीडियो रैंडमली ओपन करेंगे तो आप बात को समझ नहीं पाएंगे। हालांकि मैं प्रयास ज़रूर करता हूं मैं कि पिछली बातों को नेक्स्ट क्लास में रिकॉल कर लूँ पहले, फिर आगे कंटिन्यू करूँ, ताकि बच्चा अगर जल्दी बाजी में गलत वीडियो पे आ गया है तो भी उसको बात थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि आप वीडियो को जंप ना करें, सीक्वेंस में देखने का प्रयास करें, ठीक है। आइए, ब्रेकअप क्या है? ब्रेकअप का मतलब होता है टू सेपरेट। अब इस वर्ड के बारे में मुझे क्या ही बताना, मुझे लगता है कि भारत नहीं, पूरे वर्ल्ड का हर बच्चा इस वर्ड को जानता है, क्योंकि उसके लाइफ में गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड तो रहते ही रहते हैं। तो फिर आपस में अगर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन रहे हैं तो आपस में फिर दूरियां भी होंगी, तो लोग बोलते हैं ना कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। अगर मेरा ब्रेकअप हो गया है तो फिर कुछ दिन के बाद आपका पैचअप भी होता है। तो ब्रेकअप होना, पैचअप होना एक बहुत ही जनरल प्रक्रिया है जो किसी भी 18 से 20 साल की एज में लड़कों की लाइफ में होता रहता है, लड़कियों की लाइफ में होता रहता है, आपकी लाइफ में होता रहता होगा। तो आप भी अपने बारे में कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, हाँ सर मेरे साथ भी हुआ है। मैं भी समझूंगा कितने बच्चे हैं जो ब्रेकअप की प्रोसेस से गुजरे हैं, राइट। वो एक दर्द है, वो एक दर्द है कि जिस दर्द को वही बता सकता है जो बच्चा उस ब्रेकअप के रास्ते से गुजरा होगा। अच्छा, होगा क्या, हमें लगता है कि जो ब्रेकअप होता है वो किसी न किसी प्यार मोहब्बत में ही होता है, केवल रिश्तों में ही होता है। ऐसा नहीं है, ब्रेकअप केवल रिश्तों में नहीं होता, ब्रेकअप कई जगह हो सकता है। अगर आप कोई चीज़, ब्रेकअप का मतलब बेसिकली क्या होता है कि कोई चीज़ कंटिन्यू चल रही है। अगर कोई चीज़ कंटिन्यू चल रही है, कुछ टाइम के बाद डिसकंटिन्यू हो गई, कंटिन्यू चलते चलते अगर वो डिसकंटिन्यू हो जा रही है तो फिर वो ब्रेकअप होता है। मतलब सेपरेट का मतलब सिंपल सा था, टू डिसकंटिन्यू। टू डिसकंटिन्यू, कोई चीज डिसकंटिन्यू होना, उसको बोलते हैं ब्रेकअप करना। जो बात समझ में आ जाए, आओ यहाँ पे ब्रेक आउट। ब्रेक आउट का मतलब होता है भैया टू स्प्रेड। स्प्रेड समझते हो? कुछ चीज फैलाना, कुछ चीज क्या करना भैया, फैलाना। मतलब जो चीज़ें आपके पास हैं उसको आप फैला रहे हैं। आप फैलाने में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। लाइक मैंने कहा, फैलाने के लिए हम जो स्पेशली हम समझाना चाह रहे हैं आपको, कोई डिजीज़ है, आप उसको फैला रहे हो। डिजीज़ का बड़ा फॉर्म होता है एपिडेमिक। एपिडेमिक। एक होता है पैंडेमिक, सुना होगा आप नाम, आपने वर्ड आया तो मैं समझा दे रहा हूँ। एक होता है एपिडेमिक, एक होता है पैंडेमिक। पैंडेमिक जो वर्ड है, मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में
अगर टीचर्स को छोड़ दें तो जो बच्चा टाइप का लोग है, मतलब जो लर्नर टाइप का लोग है, वो कोरोना के टाइम पे ही पैंडेमिक वर्ड का इस्तेमाल सुने थे। कोरोना के टाइम पे जब कोरोना आया था तो कोरोना के टाइम पे ही इस शब्द का काफ़ी प्रचलन था, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे थे कि इस पैंडेमिक सिचुएशन में हम सबको यूनाइट होकर चलने की ज़रूरत है। लोग मोटिवेशन में अपनी-अपनी बात बोलते थे। मतलब पैंडेमिक वर्ड कुल मिला के आप तभी सुने थे जब कोरोना का काल आया था। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जो पैंडेमिक है, पैंडेमिक का मतलब होता है कि पैन का मतलब होता है बेटा ऑल, पैन एक रूट होता है, पैन का मतलब होता है ऑल। पैंडेमिक का मतलब होता है कि एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा प्रॉब्लम जो पूरी दुनिया के ऊपर कहर बरसा रहा हो। मतलब किसी पर्टिकुलर रीजन में नहीं, किसी पर्टिकुलर एरिया में नहीं, किसी पर्टिकुलर एरिया में ना होकर के बल्कि वो हर जगह व्याप्त हो, लाइक ओमनी प्रेजेंट टाइप का। तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं? पैंडेमिक सिचुएशन है। मतलब ये केवल इंडिया की बात नहीं है, अलग-अलग कंट्रीज़ में जा रहा है। ये केवल यूपी की बात नहीं है, पूरे स्टेट्स में फैला जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये कोई छोटा-मोटा प्रॉब्लम नहीं था। ये किसी एरिया या किसी पर्टिकुलर चिन्हित डिसाइडेड एरिया के अंदर तक मामला फिक्स नहीं है। ये कहीं भी फैल जा रहा है। तो उसको बोलते हैं पैंडेमिक। पैंडेमिक मतलब जो सब जगह जा रहा हो, ऑल। एपिडेमिक होता है जो एक किसी एक पर्टिकुलर रीजन में फिक्स्ड होता है। किसी एक पर्टिकुलर रीजन में जो चीज़ बीमारी फैल जाए, जैसे आज में बहुत सारा पहले सुना होगा एपिडेमिक, हैजा। हैजा एक ऐसी बीमारी थी, पता लगा पूरा का पूरा गाँव मर जा रहा है, पूरा का पूरा गाँव मर जा रहा है। टीबी पूरा का पूरा गाँव मर जा रहा है। तो फिर जब सरकारें नई बनी तो इन इन बीमारियों को संज्ञान में लिया गया और इनको इनके उपचार के लिए प्रॉपर प्रॉपर सरकारी व्यवस्था दी गई। टीबी का, हैजा का आज फ्री में मुफ्त इलाज होता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी बीमारियाँ थी जो पूरे-पूरे गाँव को खत्म कर दे रही थी। तो इसलिए ये सब बीमारी क्या है? एरिया वाइज़ है, किसी पर्टिकुलर ज़ोन में है, हर जगह नहीं है। एपिडेमिक उनको बोलते हैं कुल मिला के। तो बीमारी का एक अपडेट फॉर्म है, बीमारी बहुत बड़ी हो गई, पूरे-पूरे गाँव को निगलने का प्रयास कर रही है, दैट इज़ एपिडेमिक करना। या फिर कोई र्यूमर हो भैया, र्यूमर, अफ़वाह। हम अगर कोई बीमारी फैला रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन, र्यूमर का मतलब पॉज़िटिव नेगेटिव दोनों, हालाँकि यहाँ र्यूमर तो नेगेटिव तरह की बात होती है, बट हमारा जो कहने का मतलब है कि हम किसी इन्फॉर्मेशन को कन्वे कर रहे हैं, फैला रहे हैं, या हम किसी र्यूमर को, मतलब किसी के बारे में फर्जी की बातें फैलाना, वो र्यूमर कहलाता है। हम किसी अफ़वाह जिसको बोलते हो, तो अफ़वाह फैला रहे हैं, बीमारी फैला रहे हैं, तो इस तरह की चीज़ों को फैलाने के लिए स्पेशली हम लगाते हैं ब्रेकआउट, बाकी लगा कहीं भी सकते हो, ठीक है? ब्रेक इनटू का मतलब होता है भैया टू एंटर बाय फोर्स, टू एंटर बाय फोर्स। ब्रेक इनटू का मतलब है टू एंटर बाय फोर्स। अब अगर हम एंटर बाय फोर्स लिख रहे हैं, ब्रेक इनटू, तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं पर जबरदस्ती घुसकर सेंध लगाना, कहीं पर जबरदस्ती घुसकर सेंध लगाना, दैट इज एंटर बाय फोर्स। जबरदस्ती घुसकर लूटपाट करना, ब्रेक इनटू करना। ब्रेक डाउन के बेटा दो मतलब होते हैं, ब्रेक डाउन के दो मतलब होते हैं। एक होता है टू स्टॉप फंक्शनिंग, टू स्टॉप फंक्शनिंग, फंक्शन करना बंद कर देना, फंक्शन करना बंद कर देना, उसको बोलते हैं ब्रेक डाउन। और टू बी इमोशनल, टू बी इमोशनल, भावुक हो जाना, उसको बोलते हैं ब्रेकडाउन भी। मतलब अगर कहीं ब्रेकडाउन लिखा है डियर, तो याद रखो टू स्टॉप फंक्शनिंग एक मतलब होता है ब्रेकडाउन का, और ब्रेकडाउन का एक मतलब होता है टू बी इमोशनल। जैसे कोई गाड़ी है, कोई फ्रिज है, मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स आपके पास हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, लाइक टीवी है, कूलर है, एसी है, फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, गाड़ी है, कार है ना, आपका बाइक है, कोई भी चीज़, कैमरा है, 72 चीज़ें हो सकती हैं, डिजिटल बोर्ड है, सभी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं। ये जब भी हमारे घरों में जो यूज़ होते हैं, ये जब भी चलते-चलते बंद हो जाते हैं, चलते-चलते बंद हो जाना। आपकी फ्रिज चल रही थी, बंद हो गई, टीवी चल रही थी, बंद हो गई, तो आप क्या बोलते हैं कि सर मेरी टीवी खराब हो गई, मेरा फ्रिज खराब हो गया, मेरा एसी खराब हो गया, मेरा गाड़ी खराब हो गया, मेरी बाइक खराब हो गई, मेरी स्कूटी खराब हो गई। हम हिंदी में एक ही शब्द बोलते हैं, खराब हो गया। कैमरा खराब हो गया, तमाम चीज़ें आपकी खराब होती रहती हैं। मतलब जब भी कोई चलते-चलते काम करना बंद कर देता है, फंक्शन करना बंद कर देता है, तो हम बोलते हैं कि चीज़ें खराब हो गई।
हम जब ये बोलते हैं चीज़ें खराब हो गई तो हम उसको इंग्लिश बोलते हैं ब्रेक डाउन कर गया, तो उसको बोलते हैं टू स्टॉप फंक्शनिंग, फंक्शन करना बंद कर देना। लेकिन हमने फिर कहा कि ब्रेक डाउन का एक मतलब है टू बी इमोशनल, लेकिन किसी इंसान के लिए अगर आप इसको यूज़ कर रहे हो, ब्रेक डाउन का मतलब खराब होना तब होता है जब तुम किसी इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के लिए यूज़ कर रहे हो। लेकिन अगर आपने किसी इंसान के लिए इसको इस्तेमाल किया तो इसका मतलब होता है टू बी इमोशनल, मतलब भावुक हो जाना, ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हो जाना, दैट इज़ टू बी इमोशनल। तो ध्यान रखना ब्रेकडाउन के 2 मतलब होते हैं। ब्रेक थ्रू क्या होता है? ब्रेक थ्रू होता है भैया एक प्रकार का आइडिया, एक प्रकार का थॉट, ठीक है ना? विचार, एक प्रकार के थॉट या विचार को हम क्या बोलते हैं? ब्रेक थ्रू। सो ब्रेक अप, ब्रेक आउट, ब्रेक इनटू, ब्रेक डाउन, ब्रेक थ्रू, ये सारे फ्रेजल्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है ना? एक इसमें देखो छूट रहा है, मैं उसको भी काउंट कर लेता हूँ, ब्रेक ऑफ छूट रहा है, मैं इसको थोड़ा-सा ऊपर करके लिख देता हूँ। ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू कम टू एन एंड, टू कम टू एन एंड, किसी एक्टिविटी का अंतिम मोड़ पे आना, किसी भी एक्टिविटी का अंतिम मोड़ पे आना, मतलब जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं अगर वो अंतिम मोड़ पे आ गई है तो फिर उसका अंतिम मोड़ पे आना उसको बोलते हैं भैया ब्रेक ऑफ। ये ध्यान रखना है। तो ब्रेक ऑफ का मतलब होता है टू कम टू एन एंड, किसी भी एक्टिविटी का अंतिम मोड़ पे आना। जैसे ये क्लास चल रही है, अब मान लीजिए आपसे मिलने सपोज़ ये ऑफ़लाइन क्लास होती, तो आप यहाँ बैठे होते और आपसे मिलने आपका कोई भाई, आपका कोई दोस्त या आपका कोई रिलेटिव्स, कोई फ्रेंड्स, कोई भी हो सकता है, आया। ऑफ़िस में उसने कहा कि भैया मेरा एक दोस्त, मेरा भाई आपकी क्लास में पढ़ रहा है, कृपया उसको बुला दीजिए, मुझे मिलना है, अर्जेंट है। तो उस बंदे ने कहा, भाई देखिए अभी अजय सर की क्लास चल रही है इंग्लिश की, अभी तो बुला नहीं सकते, आपको वेट करना पड़ेगा। बोले कब तक वेट करना पड़ेगा? बोले देखिए 12:44 हो रहे हैं, 15 मिनट बाद उनकी क्लास खत्म हो जाएगी। 15 मिनट बाद उनकी क्लास खत्म हो जाएगी तो आप मिल लीजिएगा। मतलब मैंने कहा कि आप परेशान मत होइए, बहुत टाइम नहीं लगेगा, क्लास खत्म ही होने वाली है, 15 मिनट ही तो है। तो क्लास खत्म होने वाली है, तो क्लास खत्म होने का मतलब कि कम टू एन एंड, किसी एक्टिविटी का एंड पे आना, मतलब अंतिम मोड़ पे आना, मतलब जहाँ पे वो फिनिश हो जाए, दैट इज़ ब्रेक ऑफ, ठीक है? चलो, आ जाओ इसके सॉरी एग्ज़ाम्पल देखते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल देखते हैं भैया। देखो पहला है ब्रेकअप। मैंने कहा सलमान खान एंड कटरीना हैव ब्रोकन अप। फ्रॉम ईच अदर। देखिए हमने कहा कि देखिए सलमान खान और कटरीना कैफ क्या हो गए, दोनों दूसरे से अलग अलग हो गए हैं। तो ब्रोकन अप, ब्रोक के बाद क्या लगा दें, मीनिंग फुलफिल हो जाए तो अप यहाँ लगाना पड़ेगा, बिकॉज मीनिंग ये कह रही होगी कि सलमान और कटरीना अलग अलग हो गए हैं, मतलब इनके रिश्तों में अलगाव हो गए। लेकिन मैंने कहा कि ब्रेकअप का मतलब सिर्फ रिश्तों के लिए नहीं होता, ब्रेकअप का मतलब कोई चीज़ डिसकंटिन्यू करना। जैसे मैं मान लो कि अभी कुछ दिन पहले ये संस्था हमारी घटना चक्र की जो आपको डेली क्लास पढ़ाती थी, लेकिन अभी होली की त्यौहार की वजह से छुट्टी करनी पड़ी। तो 13 से लेके 17 तक क्लास बंद थी। वो जो 5 दिन क्लास बंद थी, वो क्यों बंद थी? ऑन द ओकेज़न ऑफ होली। इसका मतलब क्लास लगातार चल रही थी, अचानक से त्योहार आया, डिसकंटिन्यू कर गई, फिर कंटिन्यू हो गई। तो जब भी कोई चीज़ डिसकंटिन्यू करती है उसी को बोलते हैं ब्रेकअप। लाइक हमारा आपका संबंध चल रहा है तो हम लोग बढ़िया से काम कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। हमारे आप में कुछ मतभेद हुआ, वैचारिक कुछ मतभेद हो चुका, तो हम अलग हो गए, आप अलग हो गए। फिर 2 साल के बाद यहाँ पे ब्रेकअप हो गया हमारा आपका, लेकिन 2 साल के बाद अचानक किसी मोड़ पे हम लोग मिले और फिर से एक मत हो गए, फिर से कंबाइंड फॉर्म में चलने लग गए। इसका मतलब ब्रेकअप पैचअप ये होता रहता है, ये लाइफ का पार्ट है। जिस दिन आपके फीलिंग्स मैच करेगी पैचअप होगा, फीलिंग्स मैच नहीं करेगी तो ब्रेकअप हो जाएगा, सिंपल सी बात है। मैंने कहा द आवर आवर कॉलेज, मान लो कोई कॉलेज है जो बंद होने वाला है, आवर कॉलेज विल विल ब्रेकअप आवर कॉलेज विल ब्रेकअप
for 7 days next week. Our college will break up for 7 days next week on the occasion of होली। हालांकि होली बीत चुकी है, फिर भी मान लो होली के पहले हम ये बात पढ़ा रहे होते तो क्या लिखते कि आर कॉलेज विल ब्रेकअप। ब्रेकअप का मतलब यहाँ पे क्या है? यहाँ ब्रेकअप का मतलब वही है जो था, और क्या था? डिसकंटिन्यू होना। अब वो डिसकंटिन्यूटी रिश्तों में है तो हम बोल लेते हैं अलग हो गए, रिश्तों में नहीं है, डिसकंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी ही होती है। तो कह रहा है कि जो कॉलेज हमारा लगातार चल रहा था ये ब्रेकअप करेगा, मतलब अभी ब्रेक करेगा। कै दिन के लिए? 7 दिन के लिए। कब? नेक्स्ट वीक ऑन द ओकेजन ऑफ होली। होली के ओकेजन की वजह से अगले सप्ताह क्या होगा? हमारा कॉलेज थोड़ा सा ब्रेक करेगा, दैट इज ब्रेक अप। तो ब्रेकअप का मतलब कुछ चीज डिसकंटिन्यू करना। ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट लिखा है ब्रेक आउट। मैंने कहा डू नॉट ब्रेक आउट दिस इंफॉर्मेशन, डू नॉट ब्रेक आउट दिस इंफॉर्मेशन because this is highly confidential, highly मैंने सेंटेंस कहा कि डू नॉट ब्रेक आउट दिस इंफॉर्मेशन। हमने कहा भाई जो जानकारी मैंने अभी आपको दिया गलती से भी गलती नहीं होनी चाहिए। आपने कहा सर क्यों? मैंने कहा ये जानकारी इतनी महत्वपूर्ण है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस जानकारी को बाहर लीक आउट मत करिएगा, मतलब ब्रेक आउट मत करिएगा। ब्रेक आउट नाम से लग रहा होगा, ब्रेक आउट मतलब उसको फैलाना। हमने कहा मत फैलाइएगा। क्यों? बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी कॉन्फिडेंशियल, ये बहुत ही हाईली कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए गलती से भी गलती मत करिएगा। चलिए, ये हो गया ब्रेक आउट। आ जाओ ब्रेक इनटू। मैंने कहा सिंस you have broken into the minister's house, comma, the police will definitely arrest you। हमने कहा सिंस का मतलब क्योंकि होता है, बिकॉज। हमने कहा क्योंकि तुमने ब्रेक इनटू किया है। क्या किया है? ब्रेक इनटू मतलब सेंध लगाई है, जबरदस्ती कहीं पर घुस के सेंध लगाना, टू एंटर बाई फोर्स। और सेंध कहाँ लगा लिया? मिनिस्टर्स हाउस, मतलब चोरी डकैती करना ही था तो किसी आम आदमी के घर में करते, लेकिन आपने आम आदमी के घर में नहीं किया, बल्कि कहाँ कर लिया? किसी मंत्री के घर में। जरा आप सोचिए, अगर आप मंत्री जी के घर में चोरी डकैती करेंगे तो आपको लगता है कि पुलिस आपको छोड़ देगी? नहीं, पक्का पकड़ेगी, एकदम कुत्तों की तरह पीछे पड़ जाएगी। वजह, मंत्री का इतना प्रेशर होगा प्रशासन पे कि प्रशासन कोई काम नहीं करेगा, सिर्फ यही करेगा पहले ढूंढो कौन है। इसलिए चोरी डकैती अगर किसी आम आदमी घर में होती तो उतना पुलिस एक्शन नहीं लेती, न लोड़ी लेती है। बहुत पैसा लेगी, रिश्वत लेगी, आप ही से रिश्वत लेगी आप ही के काम को करने के लिए। तो यही है, प्रशासन का अपना अलग व्यवस्था है। तो सिंस यू हैव ब्रोकन इनटू द मिनिस्टर्स हाउस, लेकिन मैंने कहा क्योंकि तुमने मंत्री जी घर में चोरी कर ली है, अब तो भाई साहब फंस गए हो तुम, क्योंकि अब तो पुलिस विल डेफिनेटली अरेस्ट यू। एकदम पागलों की तरह आपको ढूंढेगी वो, क्योंकि उसके पास इतना प्रेशर होगा कि सब काम बंद करके आपको ढूंढेगी। तो विल डेफिनेटली अरेस्ट यू। तो यहाँ पे ब्रेक इनटू सब भरने के लिए आएगा बेटा, यहाँ पे भरने के लिए देगा
कि यहाँ पे क्या आएगा। सेंटेंस पढ़ के नहीं लग रहा है कि यहाँ कुछ सेन लगाने की बात चल रही है, और सेन लगाने वाली मीनिंग ना तो आपके आउट में है और ना आपके अप में है, तो ना यहाँ तो अप भर पाओगे ना आउट भर पाओगे, आप इनटू ही भर पाओगे। कुल मिला के मतलब जो ऑप्शंस दिए होंगे उनमें ऑप्शन ही ऐसे होंगे कि सेंटेंस को पढ़कर कोई एक ही ऑप्शन जा पाएगा। अब वो कौन सा ऑप्शन जा पाएगा वो सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। देखो ब्रेक डाउन क्या है। ब्रेक डाउन का मतलब जैसे मैंने कहा कि यस्टरडे यस्टरडे हिज कार सडनली सडनली broke down suddenly broke down on the road। कह रहे हैं कि yesterday his car suddenly broke down on the road। कल क्या हुआ, अचानक उसकी गाड़ी रोड पर खराब हो गई। अब हम इस ब्रेक डाउन का मतलब खराब होना क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि ब्रेक डाउन का मतलब खराब होना तब निकालना होता है जब इसका इस्तेमाल हम किसी एक ऐसे चीज़ के साथ करें जो इलेक्ट्रिकल पार्ट हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का आइटम हो। जैसे गाड़ी एक इलेक्ट्रिकल पार्ट है, तो गाड़ी खराब हो गई, तो आपने कहा साहब गाड़ी क्यों खराब हो गई, क्योंकि भाई गाड़ी है, गाड़ी तो कभी भी अचानक से खराब हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात तो होती नहीं है। तो ये आपको समझना है भैया कि हम जब भी कोई इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट यूज़ करते हैं तो उसका अचानक से खराब होना जायज़ है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई थिंक ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है ना। आइए, तो ब्रेक डाउन, हाँ, लेकिन हमने कहा कि अगर मैं इस बात को किसी इंसान के साथ इस्तेमाल करूं, किसी व्यक्ति के साथ इस्तेमाल करूं, फॉर एग्जाम्पल यस्टरडे मिस्टर शर्मा broke down when he was telling us his story। मान लो शर्मा जी के पास्ट में कुछ ऐसी घटनाएं घटी हों जिनको सुनने के बाद मतलब इंसान की यादें ताज़ा हो जाती हैं और बड़ा भावुक हो जाता है। तो कल यही हुआ। कल हुआ क्या, यस्टरडे मिस्टर शर्मा ब्रोक डाउन, शर्मा जी अचानक ब्रोक डाउन हो गए, अचानक वो भावुक हो गए। व्हेन ही वाज़ टेलिंग अस हिज स्टोरी, जब वो अपनी स्टोरी को बता रहे थे, अपनी कहानी को जब वो बता रहे थे, तो अचानक वो भावुक हो गए, बहुत, बहुत उनको रोना-सा आ रहा था। तो अब देखो यहाँ पे ब्रेक डाउन का मतलब खराब होना नहीं है। अब तुम ये थोड़ी बोलोगे कि कल शर्मा जी खराब हो गए। जब वो अपनी स्टोरी बता रहे थे तो शर्मा जी खराब हो गए। शर्मा जी खराब नहीं हुए। यहाँ पे शर्मा जी ब्रेक डाउन का जो इस्तेमाल हो रहा है उसका मीनिंग शर्मा जी को खराब नहीं कर रहा है, शर्मा जी को भावुक कर रहा है। इसीलिए कहा बेटा कि ब्रेक डाउन को जब कभी हम किसी पर्सन के साथ यूज़ करेंगे तो उसका मतलब अलग है, और हम जब किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से यूज़ करेंगे उसका मतलब अलग है। वो दोनों बातें अलग-अलग तरीके से ट्रीट होंगी। आ जाओ, ये हो गया ब्रेक डाउन। और ब्रेक थ्रू क्या है? मैंने कहा यस्टरडे यस्टरडे बेकार, इससे अच्छा यही है। अमित शाह got a breakthrough to
ब्रेक थ्रू टू इराडिकेट got a breakthrough to eradicate corruption from the country. करेंगे कल अचानक क्या हुआ कि अमित शाह को एक आइडिया आया, गॉट अ ब्रेक थ्रू का मतलब एक आइडिया। तो मैंने कहा कि ब्रेक थ्रू एक नाउन है, उसका मतलब होता है आइडिया, एक विचार, एक थॉट। तो भाई किसी को भी कोई थॉट आ सकती है अच्छी सी, अगर इंसान सोच रहा है। तो अमित शाह को कल क्या हुआ, गॉट अ ब्रेक थ्रू, एक ब्रेक थ्रू आया, एक विचार आया। किस बात के लिए? टू इराडिकेट का मतलब होता है भैया कोई चीज खत्म करना, ठीक है। मतलब किसी भी चीज को जड़ से खत्म कर देना, उसको बोलते हैं इराडिकेट। इराडिकेट हमेशा उन चीजों को लगाया करिए जो नॉन फिजिकल एक्टिविटी होती हैं। नॉन फिजिकल एक्टिविटी लाइक करप्शन, टेररिज्म, आतंकवाद, महंगाई, इन्फ्लेशन, पावर्टी, गरीबी, स्टारवेशन, भुखमरी, इलिटरेसी, असाक्षरता, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। तो जितनी भी नॉन फिजिकल एक्टिविटी हैं जिनका एग्जिस्टेंस नहीं होता, नॉन फिजिकल एक्टिविटी हैं, उनको जड़ से खत्म करने के लिए वी ऑलवेज यूज इराडिकेट, नॉट अदर देन दिस। हम इसके अलावा कोई और यूज नहीं करते, हम इसी को यूज करते हैं, इराडिकेट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इराडिकेट करप्शन फ्रॉम द कंट्री, दैट इज ब्रेक थ्रू। ब्रेक थ्रू का मतलब एक प्रकार का आइडिया। तो ये आपके ब्रेक के एग्जाम्पल थे। एक एग्जाम्पल और बचा रह गया ऑफ का। मैंने कहा his class is about to his class is about to break off। जो उसकी क्लास है, कह रहे हैं कि अबाउट टू ब्रेक ऑफ, ये ब्रेक ऑफ होने वाला है। ब्रेक ऑफ होने वाला मतलब खत्म के कगार पे है, मतलब अब क्लास बहुत देर तक नहीं चलेगी, एकदम एंडिंग पे आ गई है, आप बस 2 मिनट वेट करिए, क्लास छूटने वाली है। तो क्लास खत्म होने वाली मतलब हिज क्लास इज अबाउट टू ब्रेक ऑफ का मतलब अबाउट टू ओवर, अबाउट टू बी ओवर, बस ओवर होने वाला है, ध्यान रखिएगा। तो ब्रेक ऑफ का मतलब कोई एक्टिविटी है जो अंतिम मोड़ पर आ गई है। तो ये भैया आपके ब्रेक के सारे एग्जाम्पल मैंने बता दिए कि आपको यूज कैसे करना है। देख लो, ध्यान से समझ लो इस बात को कि फ्रेजल वर्ब को कोई भी आदमी जल्दी इस तरह से नहीं पढ़ाता समझाता है कि आप एक एक वर्ड को पहले मतलब जाने उसका, फिर उसका एग्जाम्पल देखें। इट विल टेक टाइम। लेकिन मुझे लगता है कि लोग इसलिए नहीं पढ़ाते, लोगों का कहना होता है कि सर बहुत टाइम लगता है। अरे मेरे भाई, टाइम बचा के ही क्या करोगे जब तुम कुछ पढ़ोगे नहीं तो। जो चीज़ जैसे आनी है वो टाइम टेकन है। अब आप ये लॉजिक देंगे कि सर टाइम बहुत लगता है इसलिए नहीं पढ़ेंगे। मेरे भाई, टाइम लगता है ये मान लिया, दूसरी बात ये बताओ, तुम टाइम बचा के ही क्या करोगे जब तुम पढ़ोगे ही नहीं तो। क्योंकि आपको पता है उसको सीखने, समझने का, जानने का एक ही तरीका है, टाइम देना पड़ेगा। वो टाइम तुम देना नहीं चाह रहे हो, बस तुम चाहते हो कि कोई आए और हमको रटाए और रट के निकल जाऊं। जैसे मुझे याद है, मैं आपके सामने सारे वर्ड्स अगर लिख रहा हूँ, ऐसे आपको भी याद हो जाएगा। तरीका लास्ट टर्न पे बताया था, फिर बता रहा हूँ कि जिन चीज़ों को आप कई बार लिखते हैं, ऐसे आज मैंने पढ़ी ब्रेक की फ्रेजल वर्ब, इसके पहले हमने पढ़ाई थी आपको कॉल की फ्रेजल वर्ब। बस एक काम करिए, घर पे 5 बार इसको, 5 टाइम्स इसको, कुछ नहीं करना है, सिंपली एक कॉपी उठाइए और लिखना स्टार्ट करिए। ईमानदारी से, कॉपी खोल कर नहीं, कॉपी बंद करके। मतलब पहले आप ब्रेक के वो वर्ड लिख लीजिए एक तरफ कि ब्रेक ऑफ, ब्रेक आउट, ब्रेक डाउन, ब्रेक थ्रू क्या क्या होता है। अब कॉपी बंद कर दीजिए, इनके मीनिंग अपनी मर्जी से 5 बार लिखिए, 5 अलग अलग पेजेस पे। ऐसे ब्रेक अप टू 7 डेज, ये आपको 7 डेज तक करना है। तो 7 पचे 35, 35 टाइम्स आप लिख चुके होंगे। 35 टाइम्स लिखने के बाद ना अगला 15 से 20 दिन आपको रिवीजन की भी नीड नहीं है। अब अगला से 15-20 दिन में वो रिवाइज करना जो आगे आप पढ़ रहे हो, इसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जहां 15 दिन गुजरा, तो 15वें या 16वें दिन अगर आपने यही काम दोबारा बस 2-2 बार कर लिया, इस बार 5 बार नहीं, 2 बार ही काफी है, 2 बार कर लेंगे, तो अगला 1 महीना आपको इनकी रिवीजन की जरूरत नहीं है। ऐसे ही सीक्वेंस में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, वर्ड्स की संख्या भी आगे बढ़ेगी, आपके पास बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी आप सीखेंगे। सारे चीज़ों के साथ ऐसे ही करना है। मतलब मैं ये टेक्निक किसी वकैब को पढ़ने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं ये टेक्निक आपको पढ़ाई करने के लिए बता रहा हूँ। आप चाहे ग्रामर पढ़ रहे हो,
अगर आप ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर में भी तो बहुत सारे क्या सीखेंगे आप, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बोलिए हाँ। तो ग्रामर में बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, तो कॉन्सेप्ट आज सीखोगे आज ही भूल जाओगे अगर आपने नहीं लिखा तो। लिखने की आदत डाल लीजिए। जैसे मैं उस टाइप का मास्टर हूँ, मैं लिख कर पढ़ाने का आदी हूँ। जैसे आप देख रहे होंगे मैं आपको बार बार हर चीज़ लिख के पढ़ाता हूँ। क्यों? मैं चाहूँ तो पहले इसको टाइप करवा लूँ, टाइप करवा के स्लाइड बनवा लूँ, स्लाइड बनवा के फिर आपको मैं आऊँ बस सरकाऊँ, ऐसे झमझम झमझम सरकाते जाऊँ 1 2 3, तो आपको लगेगा सर को कितना टैलेंट है। नहीं, टैलेंट वो नहीं है। टैलेंट ये है कि आप वहाँ से लड़कों को पढ़ाइए जैसे लड़का खुद गुजर रहा हो। जब मैं गुजरूँगा तभी तो बता पाऊँगा रास्ते में क्या प्रॉब्लम्स थी। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई कि आप लिख कर पढ़ने की आदत डालिए। मुझे लिख कर पढ़ाने की आदत है, तो आपको भी लिख कर पढ़ने की आदत होनी चाहिए। क्योंकि आपको पता है बेटा कि यूट्यूब पे या एप्लीकेशन पे पढ़ाना बेहद आसान काम है। क्यों? क्योंकि आप स्लाइड बनवा लो, पूरी एक स्लाइड बन जाएगी। स्लाइड में सब लिखा रहेगा, क्वेश्चन भी आंसर भी सब लिखा रहेगा। बस आपको क्या करना है, खड़े होकर डिक्टेट करना है कि भाई देखो ये अच्छा, आज कौन कौन सी स्लाइड में क्या क्या क्वेश्चन डले गए हैं ये तो आपको पहले से पता होगा, डलवाया आप ही नहीं होगा। तो आपको पहले से ही पता है कि सवाल का आंसर क्या है, सॉल्यूशन क्या है, आंसर क्या है, सॉल्यूशन क्या है। अब जब पता ही है, हम कहते हैं नहीं भी पता है तो आप पता करके आएंगे क्लास के अंदर पढ़ाने, जाहिर सी बात है। अब आप बहुत डेकोरेटेड क्लास में आ गए, अब बच्चों को लग रहा है सर को कितना टैलेंट है। अरे सर का टैलेंट एक ही क्लास का है, क्योंकि वो पूरा का पका पकाया मटेरियल है जिसको देने का प्रयास कर रहे हैं। मैं इस टीचिंग को, इस मेथड को एकदम बहुत ही ज़्यादा विरोध करता हूँ इसका, क्योंकि इसमें ना टीचर की ग्रोथ हो सकती है और ना स्टूडेंट्स की। वजह, टीचर की ग्रोथ होना बहुत ज़रूरी है। टीचर अगर एक लेवल पे जाके रुक गया, यकीन मान लीजिए उससे घातक आदमी कोई नहीं है। क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, ये कंपटीशन की दुनिया है और कंपटीशन की दुनिया ये कहती है कि आप हर वक्त, हर पल यू हैव टू बी अपडेटेड। आपको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन बदल रहा है, चीज़ें बदल रही हैं, क्वेश्चंस का जो टोन है बदल रहा है। आपको भी बदलना पड़ेगा, क्वेश्चन देखते रहना पड़ेगा, क्या आ रहा है, कैसे आ रहा है, ताकि आप हर बैच में जाके कुछ नया कर पाएँ। तो मैं इतना अलर्ट रहता हूँ कि आज 12-13 साल हो गया इलाहाबाद के अंदर टीचिंग करते हुए। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग पढ़ा होगा, बहुत सारे लोग सेलेक्ट होगा मेरे से। लेकिन मैं हमेशा, मेरे बारे में जब भी आप बात करेंगे, पूछेंगे किसी से, तो लोग बताएगा कि नहीं यार ये हमेशा अपडेट रहते हैं, चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। मैं ना बेवकूफ़ बनाया था कभी लाइफ में, ना बनाता हूँ, ना आगे मेरा कोई इच्छा इरादा है। बहुत सिंपल सी बात है, बहुत ऑनेस्ट आदमी हूँ यार टीचिंग को लेकर। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ भाई इंग्लिश तो तभी आएगी। जैसे मेरे बारे में बहुत लोग बुराई करते हैं, सर बहुत डाँटते हैं, बहुत मार देते हैं। क्योंकि ऑफ़लाइन क्लासेस में हम लोग बहुत मार देते हैं और बहुत डाँट देते हैं, ऑफ़लाइन में। ऑनलाइन में फिर भी होता नहीं, क्योंकि ऑनलाइन में बच्चा सामने ही नहीं है। वजह एक ही यार, देखो मेरा कोई पर्सनल खुन्नस नहीं किसी व्यक्ति के साथ। मेरा एक टारगेट है कि बच्चा अगर मुझसे पढ़ रहा है, तो फिर बच्चे के मार्क्स आने चाहिए। अच्छा, मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ इंग्लिश पढ़ाता हूँ। तो एक चीज़ तो आप मुझसे नहीं पूछ सकते, वो क्या? आप मुझसे ये नहीं पूछ सकते कि सर सीजीएल में, सीपीओ में कितना रिज़ल्ट आया? जैसे अभी सीजीएल का रिज़ल्ट आया है और सीपीओ का आंसर किया ही है। आप हमसे ये नहीं पूछ सकते कि सर कितने रिज़ल्ट आपके यहाँ से आए, कितने सिलेक्शन हुए? नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि मैं इंडिविजुअल पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश। सिलेक्शन के लिए सीजीएल की बात कर लें तो मैथ्स भी आएगी उसमें, रीजनिंग भी आएगी उसमें, बोलिए हाँ, और जीएस भी आएगी। अकेले क्या इंग्लिश के दम पे सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। हाँ, आप मुझसे कहोगे सर फिर आपका क्रॉस वेरिफिकेशन कैसे होगा? मैं बता रहा हूँ कैसे होगा। क्रॉस वेरिफिकेशन ऐसे होगा कि अगर सर आप इंग्लिश पढ़ाते हो केवल, तो फिर क्या इंग्लिश में कुछ ऐसे मार्क्स आपके यहाँ से आते हैं हर साल? ना कि एक साल पा गए हो, उसी को आप हर साल बताए पढ़े हो। हर साल क्या कुछ ऐसे लड़के होते हैं जो आपके यहाँ से इंग्लिश में हाई स्कोर करते हैं? इसका आंसर यस है। एक साल नहीं, तुम जिस साल का बोलो, 2015 से 25 चल रहा है, आपको हर साल कम से कम 2 से 3 बच्चा मैं दिखाऊँगा जो हाई स्कोरर में होंगे। हाई का मतलब बहुत हाई। जैसे इस साल 24 का, 2024 का अभी आंसर की आई है, रिजल्ट आया है सीजीएल का। 25 में तो हुआ नहीं एग्जाम अभी, 24 का ही आएगा। तो 24 के प्री में हमारे पास 5 ऐसे लड़के हैं जो एक लड़के का 50 में से 50,
एक लड़के का 50 में से 47.5, एक लड़के का 50 में 47.5, फिर एक लड़के का 47.5, मतलब 3 बच्चे ऐसे हैं जो ओवरलैप किए हैं। 3 बच्चे ऐसे और एक बच्चे का 50 में 45। तो ये ऐसे है, ये मेरा प्री का रिजल्ट है। मेंस में आएंगे तो मेंस में भी हमारे पास 170 सॉरी 170 बोल रहा हूँ, 45 सवाल थे। 45 सवाल थे, 45 में से एक बच्चे का 44 सही है, एक बच्चे का 43 सही होने वाले 3 लड़के हैं और 2 बच्चों का 42 सही है। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। एक सवाल 3 नंबर का है मेंस का, तो 45 में से 44 सही है। कैन यू इमेजिन? सिद्धांत मिश्रा एक बच्चा है हमारे यहाँ का जो 45 में से 44 सही करके आया है। तो बेटा मैं बता रहा हूँ, ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं कोई वाहवाही लूटना चाहता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं बताना चाहता हूँ इस तरह से। आई डोंट वांट टू बी प्रेज्ड, मैं ये नहीं चाहता हूँ मेरी प्रशंसा की जाए, मैं बस चाह रहा हूँ कि ये विश्वास आपके अंदर आए कि अगर मेरे पढ़ाने से मेरे कॉन्टैक्ट्स में ये बच्चे जो सेलेक्ट हो रहे हैं, जो नंबर अच्छे गेन कर रहे हैं, आप भी पा सकते हो। घटना चक्र नो डाउट उत्तर प्रदेश में मुझे नहीं लगता है कि इससे ऑर्गेनाइज संस्था कोई होगी। क्यों? क्योंकि घटना चक्र का काम करने का तरीका, जब मैं पहले नहीं जुड़ा था तो मुझे भी आइडिया नहीं था, लेकिन अभी मैं जब जुड़ा हूँ तो मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से काम करती संस्था, और संस्था का ऑर्गेनाइज होना ये बेहद ज़रूरी है। और अगर ऑर्गेनाइज नहीं है तो फिर रिजल्ट भी नहीं दे पाएगी। नो डाउट अगर घटना चक्र इसी तरीके से काम करती रही ना, कोई इसको रोक नहीं पाएगा आगे बढ़ने से, क्योंकि कंटेंट की क्वालिटी से लेकर वीडियो क्वालिटी से लेकर हर चीज़ पे बहुत ही बारीक नज़र होती है सर की, जो हमारे डायरेक्टर साहब हैं। तो कुल मिला के हम भी उसका एक हिस्से हैं, हम एक पार्ट हैं सिस्टम के। और एसएससी के अंदर हम टीच कर रहे हैं तो जाहिर है एसएससी में एक वेटेज है इंग्लिश का। तो अगर आप लोग मेरे ऊपर विश्वास करके थोड़ा-सा रिजल्ट अगर आप अच्छा करने का प्रयास करें, और अच्छा तभी हो सकता है आप जब क्लास को बहुत ही तन, मन, धन से पढ़ने का प्रयास करें। अभी देखिए सीपीओ साई का आंसर क्या है, सीपीओ साई में मेरे यहाँ से हाईएस्ट मेरा जो रिजल्ट है 180.25 आउट ऑफ 200, 180, 175, 170, 160, ये मतलब ऐसे कई लड़के हैं जो आपको सीपीओ साई के अंदर हमारे मिल जाएँगे। तो ये रिजल्ट है। अब आप हमसे कभी भी ये नहीं कह सकते कि सर रिजल्ट हुआ क्या? रिजल्ट हो जाए ना, मुझे मतलब नहीं। क्योंकि मैं हर चीज़ नहीं पढ़ा रहा, मैं सिर्फ़ इंग्लिश पढ़ा रहा। तो मैं इंग्लिश की ज़िम्मेदारी लेता हूँ कि अगर आप अजय गुप्ता सर से इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो बेटा मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आपकी इंग्लिश कितनी भी पुअर हो, डज़ नॉट मैटर, मैं गारंटी करता हूँ कि इंग्लिश आपको आएगी। 110% आएगी और रिज़ल्ट आप दे के जाएँगे। रिज़ल्ट आप दे के जाएँगे किसी कीमत पर। तो ध्यान रखिएगा, ये जो मेरा रिज़ल्ट है इस साल का बहुत बड़ा रिज़ल्ट है। अगर मैं इसको अभी पब्लिश कर दूँ मार्केट में, बोर्ड लगवा दूँ, होर्डिंग्स लगवा दूँ, तो काफ़ी नाम हो जाएगा। लेकिन देखो मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा हूँ यार, ना मेरे पास इतनी फंडिंग है कि मैं इतना बड़े-बड़े ऐड करवा सकूँ। मैं बस आप लोगों के माध्यम से आगे जाना चाहता हूँ। आप लोगों का प्यार मिलेगा, आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो बहुत आगे जाऊँगा। बस आप ही लोगों को दुआ चाहिए, और मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लासेस को बहुत रेगुलर वे में आप पढ़ा करें, देखा करें। कहीं भी कोई तकलीफ रहा करे, ज़रूर बताया करिए। मैं बार-बार कहता हूँ कि आपके पास कमेंट बॉक्स है, तो कमेंट में जाकर आप प्रॉपर मेंशन करिए कि आपको जो टॉपिक ये लगता है कि सर इस टॉपिक में हमको बहुत तकलीफ है, उस टॉपिक का नाम लिखिए और ये कमेंट करिए कि सर इसको कंसीडर किया जाए और उसको पढ़ाया जाए। तो मैं उसको ज़रूर प्रयास करूँगा कि अलग से चाहे कोई वीडियो बनाना पड़े। भई तो मान लो प्रॉपर बैच चल रहा है एक प्रकार से। लेकिन इसके अलावा अगर कोई टॉपिक की डिमांड आती है, जिसमें बच्चे को बहुत प्रॉब्लम आ रही है, पर्टिकुलर क्वेश्चन्स की वैरायटी में प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं पूरा वादा करता हूँ अपनी तरफ से कि मैं उन टॉपिक्स के ऊपर लेक्चर्स लूँगा, बनाऊँगा अलग से, चाहे अलग से वीडियो प्लान करना पड़े, मुझे अलग से टाइम निकालना पड़े, मैं निकालूँगा। या हमसे आप और क्या चाहते हैं? बेसिकली घटना चक्र से क्या उम्मीद चाहते हैं आप? इंग्लिश में क्या किया जाए आपके लिए? तो मैं और घटना चक्र की पूरी टीम, पूरी तन्मयता के साथ उस चीज़ के ऊपर काम करेंगे। सर के साथ हम लोग बैठ के मीटिंग करके प्लान करेंगे कि सब बच्चों की डिमांड आ रही है और इस चीज़ को किया जाए। बिल्कुल करेंगे, लेकिन आप हमको पहले मौका तो दें, ताकि हम लोग भी अपने आप को प्रमोट कर पाएँ। तो हमारे आप अच्छा हमारा जो वीडियो है ये अभी एप्लीकेशन पे जा चुका है। एप्लीकेशन पे लगातार इसकी सेल भी हो रही है। आप वहाँ जाके परचेज़ भी कर सकते हैं। तो लगातार बच्चे जुड़ भी रहे हैं। थोड़ा आप लोग और जुड़िए, तभी हमको भी अच्छा लगेगा कि यार चलो हम लोग मेहनत कर रहे हैं और रिज़ल्ट है। बच्चा लाइक कर रहा है, बच्चे को लाइक करने का रीज़न है क्योंकि हम जो कंटेंट की क्वालिटी दे रहे हैं बहुत ही रिज़ल्ट ओरिएंटेड है और यही होना भी चाहिए।
हम आके यहाँ घंटे बकैती करें कोई मतलब नहीं। मैं चाहता हूँ कि चुपचाप आऊँ, पढ़ाऊँ और मैं हर क्लास के अंदर आपने देखा होगा मैं किसी क्लास बहुत टाइम वेस्ट नहीं करता आपका। मैं बस टू द पॉइंट बात करने की चाहता हूँ। आज थोड़ी-सी बात कर लिया बिकॉज़ टॉपिक भी क्लोज़ हो गया था और मैं चाहता हूँ कि 2-3 मिनट आपसे बात भी किया जाए, जो रिज़ल्ट अभी आया है। इससे आपको मोटिवेशन मिलेगा क्योंकि रिज़ल्ट बताने से जब आपको पता लगता है कि मेरे बीच के कुछ भाई या कुछ बहन सेलेक्ट हो गए हैं, अच्छे नंबर प्राप्त कर रहे हैं इंग्लिश में, तो आपके अंदर भी एक मेहनत करने की लगन पैदा होती है। इसलिए इन बातों को बताना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने बता दिया आपको, ठीक है? एक सवाल आपके लिए लिख रहा हूँ, इसका आंसर आप लोग करके बैठिएगा, कल हम इसका आंसर करेंगे। द सेकंड वर्ल्ड वॉर broke space in 1939। बताना है द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक स्पेस इन 1939। यहाँ क्या भरा जाएगा? ऑप्शन आपके पास वही है, जितने ऑप्शन आपके पास हैं आप समझते रहिएगा। ऑफ, अप, आउट, इनटू, डाउन, ये सारे आपके पास ऑप्शन दिए गए हैं। जो भी ब्रेक के साथ आपने पढ़े अभी ऑप्शंस, वो सब आपके पास अवेलेबल है। बस आपको बताना है कि इस गिवन सेंटेंस में क्या आंसर होना चाहिए, ठीक है? तो जाके घर पे ट्राई करिएगा। अगर लगे समझ में आ गया है तो ज़रूर ट्राई करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में इस सवाल का आंसर भी आपको मेंशन करूँगा, ठीक है? आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।